बजट 2024 अनाउंस हो गया है। हमने देखा कि इनकम टैक्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं कि जो भी स्लैब रेट से रिलेटेड चेंजेस थे वो मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर दिए हैं, बट कोई और मेजर चेंज उसमें नहीं है इनकम टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स में मतलब जीएसटी में क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसे कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है तो जो कुछ चेंजेस हुए हैं छोटे मोटे वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इसीलिए आपके सामने ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से जाके ये आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं प्रॉपरली। और मैंने आपके लिए यहाँ पे फाइनेंस बिल का लिंक भी लगा दिया है, आप यहाँ से फाइनेंस बिल डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंस बिल का चैप्टर 5 आप देखेंगे तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी के रिलेटेड जो भी चेंजेस है आपको दिख जाएंगे। पेज नंबर 42 मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे आर्टिकल में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो आप आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहला चेंज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 नॉर्मली डेफिनेशंस का सेक्शन है, जहाँ पे डेफिनेशन सारे लिखे होते हैं। उसमें एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन चेंज किया है। अब डेफिनेशन में क्या चेंजेस है वो जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आईएसडी होता क्या है। अब अगर आपकी कोई कंपनी है, फर्म है, तो आपके हो सकता है कि उसकी कुछ ब्रांचेस भी हो, विद इन द सिटी हो, विद इन द स्टेट हो, किसी और स्टेट में हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, राइट। एक हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांचेस भी हैं। अब समझो इस कंपनी ने कोई कॉमन सर्विस ली है, हेड ऑफिस और ब्रांच 1 है, 2 है, और उन्होंने ऑडिटिंग की एक कॉमन सर्विस ली है। एक ही ऑडिटर था जो हेड ऑफिस, ब्रांच 1, ब्रांच 2 तीनों को ऑडिट करता था। और उसने ऑडिट करने के बाद इन तीनों का जो भी ऑडिट फीस है उनको एक ही इनवॉइस में मर्ज करके हेड ऑफिस को इशू कर दिया, हेड ऑफिस के नाम से इशू कर दिया, राइट। 3 लाख का उसने इनवॉइस इशू किया, जिसमें टोटल जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% इज 54,000। क्योंकि ये इनवॉइस हेड ऑफिस के नाम से इशू हुआ है तो हेड ऑफिस ही इसका आईटीसी ले सकती है, करेक्ट। ब्रांचेस को तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर्विस तो ब्रांचेस ने भी रिसीव की है, तो इसका आईटीसी, उनका जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है ऑडिट फीस का, उसका आईटीसी ब्रांचेस को भी मिलना चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जन्म हुआ। यहाँ पे जो भी हेड ऑफिस है जिसने अपने नाम से इनवॉइस इशू किया है, लेकिन ये कॉमन सर्विस है जिसका आईटीसी ब्रांचेस को भी मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हेड ऑफिस, कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं हेड ऑफिस हो, ब्रांचेस भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली लोग हेड ऑफिस को ही एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिसने कॉमन सर्विस रिसीव की है वो अपने आप को एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर करे, और फिर उनका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपनी ब्रांचेस को, राइट। तो यहाँ पे अब इनके पास में 2 ऑप्शंस है, या तो वो एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन कर ले, या दूसरा क्रॉस चार्ज, या दूसरा ऑप्शन है क्रॉस चार्ज, मतलब वे सामने अपनी ब्रांचेस को इनवॉइस इशू कर दे। पहले ये 2 ऑप्शन थे, लोग अपने आप से सिलेक्ट करते थे क्या करना है, लेकिन अब क्रॉस चार्ज को रिमूव कर दिया गया है। तो जो डेफिनेशन चेंज हुआ है उसमें बताया गया है कि अब आपको मैंडेटरीली एज एन आईएसडी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है अपना आईएसडी के डेफिनेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिख दिया है, आप कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपको अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी ब्रांचेस को, तो आपको you are liable to distribute input tax credit in respect of described in section 20। मैंने आपको यहाँ पे ओल्ड डेफिनेशन भी दे दिया है, आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कंपल्शन डाल दिया है कि आपको सेक्शन 20 ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब सेक्शन 20 क्या है वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 20 है कि मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे सेक्शन 20 में भी यहाँ पे बताया था कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना आईटीसी टू अपनी ब्रांचेस, और साथ में रूल 36 में भी ये मैनर्स प्रिस्क्राइब किए हुए थे, इसीलिए डुप्लीकेशन हो रहा था। तो सेक्शन 20 में भी ये वर्ड डाल दिया है, इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और वो मैनर देखने के लिए आपको रूल 36 देखना पड़ेगा, मतलब वो प्रिस्क्राइब किया है रूल 36 में। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट चेंज रिलेटेड टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन द जीएसटी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 122A। 122 सेक्शन 122 के बाद एक नया सेक्शन डाल दिया है, सेक्शन 122A। ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं कुछ स्पेशल मैन्युफैक्चरर है जिनको सेक्शन 148 में नोटिफाई किया गया है। कौन से मैन्युफैक्चरर से पहले वो देख लेते हैं। ये है, मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है, पान मसाला, फिर टोबैको, हुक्का, गुटखा, यहाँ पे पूरा लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। अगर उनके पास मशीन है या कोई नई मशीन खरीदते हैं, उनको, इन मैन्युफैक्चरर्स को इनकी ये मशीन की डिटेल पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। इसके फॉर्म्स रिसेंटली बाहर आए हुए हैं और कुछ बाकी हो गए तो आने वाले भी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको अपनी मशीनरी की डिटेल्स पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो अगर वो अपलोड नहीं करते हैं तो ऑलरेडी पेनल्टी तो चार्ज की जाती है, लेकिन इस सेक्शन के द्वारा उन्होंने कुछ एडिशनल पेनल्टी डाली है कि वो पेनल्टी है ₹1 लाख पर मशीन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम तो आपको एक मशीन पे, हर मशीन का 1 लाख रुपया पेनल्टी भरना पड़ेगा। साथ में ये भी बता दिया है कि इट कैन बी लायबल फॉर सीजर और कॉन्फिस्केशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी भी लगेगी, सीज भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फिस्केट इस केस में नहीं होगा अगर आपने पेनल्टी जो लगाई है वो ऑलरेडी पे कर दी है और आपने मशीन की डिटेल्स भी अपलोड कर दी है, वो फॉर्म फिल कर दिया है विदिन 3 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पेनल्टी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेशल मैन्युफैक्चरर से सेक्शन 148 में बताए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लोगों तक इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।